हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम वसीम है। वसीम यूपी का रहने वाला था। वो यूपी के एक छोटे से गांव से दिल्ली में पैसे कमाने के लिए आया हुआ था। वसीम यहाँ दिल्ली के अंदर सीलमपुर नाम के एक जगह पर काम किया करता था। सीलमपुर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर वसीम सिलाई का काम किया करता था। उस फैक्ट्री के अंदर और भी काफ़ी सारे कारीगर काम किया करते थे। सीलमपुर से कुछ दूर पर वसीम एक किराए के कमरे में रहा करता था। उसके पास ही एक कमरे में उसके कुछ कारीगर भी रहा करते थे। वो सभी लोग वहाँ से रोज़ आना अप डाउन किया करते थे काम के लिए। वसीम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए कुछ ना कुछ किया करता था। लोगों के पास बैठा करता था। वो सिलाई का काम भी कई तरीके से करना जानता था और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सिलाई का काम करता था। वसीम को जब भी छुट्टी मिला करती थी उसके काम से, तो वो एक बाइक रिपेयरिंग वाले की दुकान पर जाकर बैठा करता था और वो देखता रहता था कि बाइक को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, बाइक की कौन कौन सी कमी होती हैं और उनको किस तरीके से ठीक किया जाता है। वो ये सारी चीज़ें देख देख कर सीखता रहता था और भी वो काफ़ी लोगों के साथ बैठा करता था जो नए नए काम वसीम को सिखा दिया करता था। कभी वो मोबाइल की दुकान पर बैठ जाया करता था, कभी वो नाई की दुकान पर बैठ जाया करता था। तो इसी तरीके से लोग उसका मजाक भी बनाया करते थे। लोग उससे कहा करते थे कि वसीम 4 रास्तों पर मत खड़ा हो, एक ही रास्ता चुन ले। अगर तू 4 जगह अपना दिमाग दौड़ाएगा तो कहीं भी कामयाब नहीं हो पाएगा, इसलिए हमेशा एक ही काम करना चाहिए। लेकिन वसीम किसी की नहीं सुनता था और वो ऐसे ऐसे कामों को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ करता था। एक रोज़ उनकी फैक्ट्री के अंदर एक नया कारीगर आया, जिसको देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रहते थे। वो कारीगर अपने गले में छोटी छोटी हड्डियों की माला पहनता था और वो एक लंबा सा काला टीका लगाकर आया करता था। वो काले कलर का कुर्ता और नीचे जीन्स की पैंट पहना करता था और हमेशा अपने कंधे पर एक लाल रंग का रुमाल रखा करता था। उस आदमी ने अपने हाथ की 10 उंगलियों में अंगूठियां पहन रखी थी और वो अपने सीधे हाथ में बड़े बड़े कंगन पहना करता था। ये सब देख करके लोग उसे बड़े ही हैरान हो जाया करते थे और उसे बड़ी ही हैरानी से देखा करते थे। कुछ दिनों में उस व्यक्ति से वसीम की अच्छी बातचीत हो गई और वसीम उसी के पास बैठने लगा। एक रोज़ वसीम ने उससे सवाल किया कि तुम ये क्या हुलिया बना के रखते हो। फिर उसने कहा, अरे यार तुम ये नहीं समझोगे। वसीम ने कहा, तुम समझाओगे तो समझूंगा ना। तो उस आदमी ने कहा, मैं एक तांत्रिक हूँ और मैं कुछ अलग तरीके की विद्या करता हूँ। वसीम ने कहा कि ये सब भी क्या होता है? उसने कहा, बिल्कुल होता है। अगर तुम्हें भी ये सब कुछ सीखना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो वसीम ने कुछ देर तक सोचा। उसके बाद उसने कहा कि चलो, सीखने में हर्ज ही क्या है। फिर वसीम ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, या तो तुम मेरे साथ रहने लगो या फिर आप बता दो कि आप कहाँ रहते हो। फिर उस आदमी ने कहा कि मैं वहाँ से थोड़ी सी और आगे दूर पर रहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हें ही मेरे पास आना होगा। वसीम ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। 1-2 दिन के बाद वसीम उसके कमरे पे गया। उसने उसका घर देखा। वहाँ उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। हर तरफ अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई थी। कहीं प्लास्टिक की हड्डी रखी हुई थी, कहीं पर काले काले धागे लटके हुए थे दीवार से। और उसने उसके फ़र्श पर देखा। फ़र्श पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि खून पड़ा हुआ हो। वसीम ने उससे पूछा कि ये क्या है। उसने कहा, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कलर है। वसीम ने हंसते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई खून हो। तो उसने कहा, नहीं नहीं, ये खून नहीं, ये कलर ही है। फिर वसीम ने कहा, मैं यहाँ तो नहीं रह सकता क्योंकि मुझे साफ़ सफाई पसंद है। उसने कहा, तुम ऐसा करो, मेरे पास 3 कमरे हैं, आप इनमें से किसी भी कमरे में ठहर जाओ और उस कमरे की साफ़ सफाई तुम ही करके रखना और तुम्हें उसका किराया देने की भी ज़रूरत नहीं है, किराया मैं ही दे दूँगा। फिर वसीम ने कहा कि बात किराए की नहीं है,
किराया तो मैं दे दूँगा, चलो तुम मुझे दूसरा कमरा दिखा दो। फिर उस आदमी ने वसीम को दूसरा कमरा दिखाया। वो कमरा वसीम को थोड़ा पसंद आया। उस कमरे में कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ एक बेड डला हुआ था और कुछ भी नहीं था। इसलिए वसीम ने सोचा कि चलो यहीं रुक जाता हूँ। उन दोनों को साथ में रहते रहते लगभग 1 महीना बीत चुका था। अब थोड़ी थोड़ी चेंजिंग वसीम के अंदर भी आने लगी थी। लोग देखने लगे कि वसीम कुछ बदले बदले ख्याल का अब लग रहा है। और वसीम भी एक काले कलर का कुर्ता पहना करता था और काले कलर की धोती बांधा करता था। सभी लोगों का कहना था कि वसीम अब पहले की तरह नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे कि उस आदमी ने वसीम के ऊपर कोई जादू कर दिया हो। जो भी कुछ वो आदमी कहा करता था, वसीम वही किया करता था। उससे पहले वसीम किसी की कोई बात कभी सुना नहीं किया करता था, लेकिन अब वसीम एकदम चुपचाप शांत तरीके से रहता था। वो फैक्ट्री में भी आता तो बस अपना काम करता और वहाँ से निकल जाता था। और हमेशा वसीम के साथ वही आदमी रहता था। वसीम कभी भी अकेले नहीं रहता था। वसीम चलता फिरता भी उन लोगों को ऐसा लगता था जैसे कि वो सो रहा हो। फिर कुछ ही दिनों में फैक्ट्री के लोग वसीम को टोकने लगे और उस आदमी से भी पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वसीम अब हम लोगों से बात तक नहीं करता। उस आदमी ने देखा कि अब रोक टोक बहुत ज़्यादा हो चुकी है और 1-2 दिन के बाद ही वो लोग उस फैक्ट्री से अपना हिसाब करा के वहाँ से चले गए। अब वो आदमी वसीम को लेकर एक दूसरी फैक्ट्री में जाकर काम करने लगा। वो दोनों दिन भर काम किया करते थे और रात भर शैतान की पूजा किया करते थे। वो दोनों फैक्ट्री से अब कमरे पर नहीं जाते थे। वो दोनों फैक्ट्री से जल्दी निकल जाया करते थे और कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा जंगल था। वो दोनों उस जंगल के अंदर जाते थे और रात भर वहाँ पर एक चिराग जला करके वो दोनों उसके चारों तरफ चक्कर लगाया करते थे और वहाँ बैठ जाया करते थे और शैतान को पुकारा करते थे। वो आदमी वसीम से कहा करता था कि जिस दिन ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, उस दिन हम दोनों इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे और पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। हमें बहुत सारी काली शक्तियाँ मिल जाएंगी, जिनकी वजह से हम लोग चाँद को भी तोड़कर ज़मीन पे ला सकते हैं। ऐसी ऐसी शक्तियाँ हमारे पास होंगी। इसलिए वसीम भी उसके साथ लगा रहता था और दोनों जने शैतान को पुकारा करते थे। अब उन दोनों को ऐसा करते हुए लगभग 6 से 7 महीने बीत चुके थे। वसीम के गांव से भी वसीम के भाई वसीम को ढूंढने के लिए उस फैक्ट्री में आए, लेकिन उस फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि यहाँ से तो वसीम काम छोड़ करके लगभग 6 महीने पहले ही चला गया था और अब वसीम यहाँ नहीं है। उसके घर वालों ने वसीम को बहुत तलाश किया, लेकिन जिस जगह वो तांत्रिक उस वसीम को लेकर गया था, उन दोनों ने वो जगह भी छोड़ दी थी। अब वो दोनों दिल्ली के बाहर काफ़ी दूर जा चुके थे। एक खुफिया जगह पर दोनों जाकर रहते थे। वसीम के घर वालों ने वसीम को बहुत ज़्यादा तलाश किया, लेकिन वसीम कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद एक रोज़ वो व्यक्ति वसीम के पास भागते हुए आया और उसने कहा कि अपना सामान पैक कर लो, अब हमें यहाँ से काफ़ी दूर जाना है। एक जगह पता चली है, वहाँ हमें कामयाबी मिल जाएगी। वसीम उस आदमी के साथ ट्रेन में सफ़र करके काफ़ी दूर जाकर निकल गया। वो लोग किसी स्टेशन पर नहीं उतरे। ट्रेन एक जगह जा कर के थोड़ी हल्के चलने लगी और उस आदमी ने वसीम से कहा कि बस हमें यहीं पर कूदना होगा। वसीम ने कहा ऐसे तो हमें काफ़ी चोट लग सकती है। उस आदमी ने कहा कि ट्रेन बहुत ज़्यादा हल्की चल रही है, हम दोनों इससे बाहर कूद सकते हैं। और इतना कहने के बाद ही वो आदमी ट्रेन से बाहर कूद गया। वसीम ने भी देखा कि ट्रेन काफ़ी ज़्यादा हल्के चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो रुकने ही वाली है। तो वसीम ने भी उसमें से छलांग लगा दी। वसीम नीचे आके जब गिरा तो उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा घाव हो गया। उस आदमी ने वसीम के पैर में पट्टी बांधी और फिर वो दोनों वहाँ से
एक जंगल की तरफ चले गए। वो एक ऐसी जगह चले गए जिस जगह के बारे में वसीम को कुछ भी नहीं पता था कि इस वक्त वसीम कहाँ पर है। हर तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे थे और वो एक बहुत ही घना जंगल था। फिर वसीम से उस आदमी ने कहा कि हम एकदम सही जगह पर सही समय पर पहुँचे हैं, बस अब हमें यहाँ पर रात होने का इंतज़ार करना है। वसीम ने कहा, रात होने का क्यों? तो उस आदमी ने कहा, आज की रात काली रात है और आज की रात हमारे साथ वो होने वाला है जो तुमने कभी भी नहीं देखा होगा। फिर वो दोनों जने जंगल के अंदर सीधा सीधा चलने लगे और काफ़ी ज़्यादा अंदर जाने के बाद एक जगह काफ़ी सारे पेड़ थे। उसी जगह उस आदमी ने अपने झोला रख दिया और वसीम से कहा, सारा सामान यहीं रख दो और फटाफट इस जगह पर सफाई करो। फिर वह दोनों जने कुछ वहीं की लकड़ियां उठाकर वहां पर झाड़ू लगाने लगे, उस जगह को साफ़ किया। फिर उस आदमी ने एक सफ़ेद कलर का पाउडर अपने बैग से निकाला और उस जगह सफ़ेद कलर के पाउडर से एक बहुत बड़ा गोला बना दिया। फिर उस गोले के अंदर उसने लाल रंग का एक पाउडर छिड़कना शुरू कर दिया। वसीम ने कहा, ये सब तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, इससे पहले हमने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन आज हमें ये सब कुछ करना है और तुम देखते रहो अभी क्या होने वाला है। वसीम उससे कहने लगा कि तुम मुझे कुछ तो बताओ कि आज क्या होने वाला है। उसने कहा, जब होगा तुम अब खुद अपनी आंखों से देख लोगे। फिर उस आदमी ने जो सामान वसीम ने ले रखा था उसमें से एक छोटी सी पोटली निकाली और उसमें काफ़ी सारी हड्डियां थीं। वो छोटी छोटी हड्डियां चारों तरफ रखने लगा और फिर वसीम से कहा कि तुम इस गोले के यहाँ बीचों बीच में बैठ जाओ। वसीम वहीं बैठ गया। वसीम ने कहा कि मुझे यहाँ क्यों बिठाया है? उसने कहा कि बस तुम बैठे रहो और तुम देखते रहो, अब तुम्हें इस गोले के बाहर नहीं आना। देखते ही देखते शाम हो गई और कुछ ही देर में काली घनी रात होने ही वाली थी। वसीम उस आदमी से कह रहा था, मुझे यहाँ क्यों बिठाया हुआ है, अब मैं बैठे बैठे थक चुका हूँ। उस आदमी ने कहा कि तुम कुछ खा लो। उसने वसीम को अपने बैग से कुछ निकाल कर खाने के लिए दिया। वसीम ने कुछ खाया और वहीं लेट गया। वसीम की आंख लग गई। वसीम वहीं सो गया। फिर अचानक ही वसीम की आंख खुली तो उसने ऐसा कुछ देखा जिसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डरने लगा। वसीम ने देखा कि उसके गोले के बाहर आग जल रही है और वो तो ज़मीन पर लेटा था, लेकिन अब उस गोले के अंदर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और उस पत्थर के ऊपर वसीम पड़ा हुआ था और वसीम के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। वसीम के गले में एक माला डली हुई थी जो कि गेंदे के फूल की माला थी और वो आदमी वसीम के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और अजीब अजीब से मंत्र पढ़ रहा था। ये सब देखकर वसीम बहुत ज़्यादा डर गया और वसीम वहाँ से उठ के भागने की कोशिश करने लगा। वसीम ने देखा कि उसके पैर भी बंधे हुए थे। वसीम ने बहुत कोशिश करी कि वो अपने पैर खोल ले, लेकिन वो आदमी वसीम को देख करके ऐसे हंस रहा था जैसे कि कोई शैतान हंस रहा हो और वसीम उस आदमी को भी देखकर बहुत डरने लगा। फिर वो आदमी उस आग के पास बैठ गया और वो कुछ पढ़ के आग के अंदर कुछ फेंक रहा था, जिसकी वजह से आग की लौ बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती थी। ये सब देखकर वसीम रोने लगा और कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। फिर वसीम की निगाह अपने बराबर में रखी हुई एक चीज़ पर पड़ी। वसीम ने देखा कि उधर एक बहुत ही धारदार कोई हथियार रखा हुआ था जिसकी धार चमक रही थी। वो एक लंबा सा तलवार की तरह कुछ रखा हुआ था। वसीम ने देखा और वो समझ गया कि शायद ये मेरी बलि देना चाहता है, लेकिन अब वो आदमी वसीम को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था और वो कुछ पढ़ के बहुत जल्दी आग में कुछ डाल रहा था। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। अचानक ही वो आदमी खड़ा हुआ और बहुत ही हबड़-तबड़ में उस आग को बुझाने लगा। वो कभी अपना कम्बल उस आग के ऊपर मारता, कभी अपने कपड़ों से उस आग को बुझाने की कोशिश करता और सारी आग उसने वहीं बिखेर दी। वो बहुत ज़्यादा हबड़-तबड़ करने लगा। ये सब देख करके वसीम भी बहुत ज़्यादा घबराने लगा और वसीम अपने पैर वहीं घिसने लगा, जिसकी वजह से वसीम को लगा कि जैसे उसके पैर खुल गए हैं। फिर कुछ ही देर में वो आदमी
वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लगा और वो जंगल में एक तरफ भाग गया। वसीम ने देखा कि उसके पैरों की रस्सी काफ़ी ढीली हो चुकी है, जो शायद खुल सकती है। वसीम किसी तरह से उस पत्थर के ऊपर से नीचे उतर गया और नीचे उतरने के बाद वो अपने पैरों को खोलने लगा, लेकिन उसके पैर किसी तरीके से नहीं खुल रहे थे। अचानक ही वसीम को बहुत ही तेज़ी से किसी के भागने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी तरफ कोई बहुत ही तेज़ी से भागते हुए आ रहा है और ये उस आदमी के पैरों की आवाज़ नहीं थी। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत भाग रही है, यानी उसको पायल के घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी और ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। जब भी उसके कदम पड़ते थे तो ज़मीन में एक कंपन पैदा हो जाती थी, जिसकी वजह से वसीम और ज़्यादा डर गया और वसीम ने तुरंत अपने पैरों की रस्सी खोलकर और वहीं भागकर जाकर एक पेड़ के पीछे अपने आप को छुपा लिया। वसीम ये तो समझ चुका था अब कुछ बहुत ज़्यादा डरावना होने वाला है, इसलिए वसीम भी एक पेड़ के पीछे छुप करके वो चुपचाप अपनी सांसें बंद करके वहीं बैठ गया। उसने देखा कि सामने की तरफ से कोई बहुत ज़ोरों से भागते हुए आ रहा है और वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहा है। देखते ही देखते जिस जगह आग लगी हुई थी उस जगह पर एक औरत आकर खड़ी हो गई और वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी। उसने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो एकदम ढीली ढाली साड़ी थी और उसके बड़े बड़े घने बाल थे जो कि बंधे हुए नहीं थे, एकदम खुले बाल थे। उन बालों की वजह से वो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उस औरत का चेहरा एकदम काला और जला हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। उसके दांत जैसे ड्रैकुले के दांत होते हैं, इस तरीके के 2 दांत साइड से बाहर झलक रहे थे। उस औरत के दोनों हाथ खून में सने हुए थे और घुटने तक भी उसके खून लगा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी सिसकियाँ ले रही थी और एकदम चौकन्नी होकर चारों तरफ देख रही थी। फिर वो आकर गोले के चारों तरफ घूमने लगी। वसीम ने देखा कि जब वो गोले से बाहर निकला था तो उसके पैरों के निशान वहाँ छपे हुए थे। वसीम ने फ़ौरन ही, जैसे ही उसका ध्यान गोले की तरफ था, वसीम वहाँ से उठ करके चुपचाप वहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ थीं, उन झाड़ियों में जा कर के लेट गया, जिसकी वजह से वसीम बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। अब वो औरत उस गोले के चारों तरफ चक्कर काट रही थी। फिर उस औरत ने जा कर के वो धारदार हथियार वहाँ से उठाया और उठा कर के बहुत तेज़ चिल्लाई और चिल्लाकर इधर उधर देखने लगी और फिर उसी हथियार से उसने वहाँ रखे हुए पत्थर पर काफ़ी बार वार किया और बहुत तेज़ चिल्लाने लगी। उसका चिल्लाना कोई नॉर्मल इंसान का चिल्लाना नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई शैतान चिल्ला रहा हो। फिर वो औरत उस गोले के अंदर से बाहर की तरफ भागते हुए आई और वह बिल्कुल वसीम की तरफ भागते हुए आई और उसने पेड़ के पीछे देखा, इधर देखा, उधर देखा और फिर भागते हुए दूसरी तरफ गई, फिर तीसरी तरफ गई। वो पूरे गोले के चारों तरफ ऐसे भागने लगी मानो वो किसी को ढूंढ रही हो। ये सब देखकर वसीम और ज़्यादा डरने लगा कि कहीं उसकी निगाह वसीम को ऊपर ना पड़ जाए। फिर वसीम ने देखा कि जिस तरफ से वो भागती हुई आई थी वो उसी के दूसरी साइड में भागती हुई जंगल के अंदर दोनों हाथों से पेड़ पौधों को खींचते हुए अंदर की तरफ कुछ ढूंढने लगी। वो किसी आदमी को ही ढूंढ रही थी, ऐसा साफ पता चल रहा था। ये सब देखकर वसीम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वसीम पूरा पसीने पसीने था। उसके दिल की धड़कन अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। अब वसीम को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस जंगल से बाहर निकल पाएगा और वो औरत वहीं चारों तरफ बार बार उन झाड़ियों से निकलकर उसी गोले की तरफ आ जाती थी, जिसकी वजह से वसीम वहाँ से नहीं निकल सकता था। अब वसीम सोचने लगा कहीं वो आदमी वापस ना आ जाए और वो इस औरत को ना बता दे कि मैं यहाँ छुपा हूँ। लेकिन वो आदमी दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। वो भी बहुत तेज़ भागा था उस जगह से। फिर उस औरत ने वो हथियार वहीं उस गोले में पटक के मारा और जंगल की तरफ
किसी को ढूंढते हुए भाग गई। अब उसकी पायल की आवाज़ बहुत हल्के हल्के आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह औरत अब काफ़ी दूर निकल चुकी है। वसीम हल्का सा उन झाड़ियों से ऊंचा हो करके उसने उस तरफ देखा। उसे वो औरत नज़र नहीं आई। फिर वसीम खड़ा होकर उस पेड़ के पास आ गया जहाँ वो पहले छुपा था, और उसने वहाँ से उस औरत को देखा तो उसको वो काफ़ी ज़्यादा दूर नज़र आई। फिर जिस तरफ से वो औरत भागते हुए आई थी, वसीम को भी कोई रास्ता नहीं पता था कि किस रास्ते से इस जंगल से बाहर निकलना है। तो वसीम ने उसी तरफ दौड़ लगा दी और वसीम बहुत ही तेज़ी से उसी तरफ दौड़ता चला गया। वसीम दौड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर निकल गया, लेकिन वो जंगल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। फिर भागते भागते वसीम के कानों में उस औरत के पायल की आवाज़ आने लगी। वसीम के कानों में जैसे ही पायल की आवाज़ पड़ी, वसीम बहुत ज़्यादा डर गया और उसने तुरंत पलटकर अपने पीछे की तरफ देखा तो काफ़ी दूर से वो औरत उसको भागती हुई नज़र आई, जो सीधा वसीम की तरफ को ही भागती चली आ रही थी। और वसीम ने और तेज़ भागने शुरू कर दिया। अचानक ही वसीम के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था, और वसीम उसी गड्ढे में जाकर गिर पड़ा। वो काफ़ी गहरा गड्ढा था जहाँ से वसीम निकलना चाह रहा था, लेकिन वो कीचड़ की वजह से इतनी फिसलन थी कि वसीम वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वसीम वहाँ शांत होकर बैठ गया। अचानक ही वो औरत भी उस गड्ढे के पास पहुँच गई और चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। उसके पायल की आवाज़ छम 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 करके चारों तरफ आ रही थी। वसीम को जैसे ही उसके पायल की आवाज़ मिलती थी, वो और भी ज़्यादा डर जाता था। फिर अचानक ही वो औरत उस गड्ढे में कूद गई और वसीम उसके सामने था। उसके वो देखते के साथ ही वसीम की चीख निकल गई और वसीम बहुत तेज़ चिल्लाया। उसने वसीम को गर्दन से पकड़ा और एक ही झटके में वसीम को उस गड्ढे से बाहर फेंक दिया। फिर वो औरत भी उस गड्ढे से बाहर निकल कर आई और पूरी कीचड़ में लथपथ थी, और वो वसीम के चारों तरफ उछलने कूदने लगी और चिल्लाने लगी, और वसीम के सीने पर आकर के खड़ी हो गई। उसका एक पैर वसीम के दाईं तरफ था, दूसरा पैर वसीम के बाईं तरफ था, और वो बहुत तेज़ तेज़ हंस रही थी और चिल्ला रही थी, और नीचे वसीम भी बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम कौन हो, मुझे छोड़ दो। वसीम समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये तो कोई शैतान है। फिर उस औरत ने वसीम की एक टांग पकड़ी और वो उसे खींचने लगी, और जैसे ही उसने वसीम की टांग पकड़ी तो वसीम इतना ज़्यादा डर चुका था कि अब उसको होश नहीं था कि वो कहाँ है, और वसीम बेहोश हो गया। फिर वह औरत वसीम की एक टांग पकड़ के उसे खींचते हुए वहाँ ले गई जहाँ वसीम पहले था। अब काफ़ी समय गुजर चुका था। वसीम की आँख खुली, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और लगभग दोपहर का टाइम था, और वसीम की आँख खुली तो वसीम ने क्या देखा। वसीम ने देखा कि जो व्यक्ति वसीम को उस जगह लेकर आया था उसकी गर्दन कटी हुई थी। उसका धड़ एक तरफ पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन उसी गोले के अंदर पड़ी हुई थी, और वसीम ने अपने आप को पाया कि वसीम के दोनों हाथ पीछे बंधे हैं और वसीम के गले में एक रस्सी है, जिस रस्सी से वसीम को जानवर की तरह एक पेड़ में बांध रखा है। वसीम उस आदमी को देखते ही समझ गया था शायद उस औरत ने रात में इस आदमी को मार दिया होगा और आज की रात मेरा नंबर है। ये सोचकर वसीम और ज़्यादा डर गया। उसके बाद वसीम ने सोचा कि कुछ भी करके रात होने से पहले पहले अपने आप को यहाँ से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और वसीम वहीं पर अपने हाथ घिसने लगा ताकि किसी तरीके से उसके हाथों की रस्सी खुल जाए, और जो रस्सी उसके गले में बंधी थी वो उस रस्सी को भी ज़ोरों से खींचने लगा ताकि वो रस्सी पेड़ से खुल जाए। और उसने अपने दांतों की मदद से उस रस्सी को बहुत ज़्यादा खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो रस्सी किसी भी तरीके से नहीं खुल पाई।
काफ़ी समय गुजर चुका था। अब वसीम बहुत ज़्यादा थक चुका था, जिसकी वजह से अब वो रस्सी को खोल भी नहीं पा रहा था और वसीम 2 दिन का भूखा भी था। इस वजह से अब उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वह अपने आप को किसी तरीके से वहाँ से खोल ले। फिर वसीम देखते ही देखते बहुत ज़्यादा थक कर वहीं गिर गया और वसीम की आंख लग गई। उसके बाद वसीम की आंख खोली और रात का वक्त था। वसीम ने देखा कि वसीम उसी सर्कल के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन इस वक्त वसीम के दोनों हाथ भी खुले हुए थे, वसीम के पैर भी नहीं बंधे थे और वसीम की गर्दन में जो रस्सी बंधी थी अब वो रस्सी भी उसकी गर्दन में नहीं है। लेकिन वसीम कुछ देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। वसीम ने देखा कि उसके एकदम सामने वही औरत खड़ी हुई है और उसके हाथ में वही हथियार है और वो वसीम को देखकर बहुत तेज चीखी और उसकी शक्ल देखते ही वसीम बहुत ज़्यादा डरने लगा। अब वसीम अपना मानसिक संतुलन भी खोने लगा और वसीम ना तो वहाँ से पीछे हट रहा था, ना ही इधर उधर हो पा रहा था और उस औरत ने उस धारदार हथियार से वसीम के ऊपर हमला कर दिया। वो हथियार वसीम के कमर पे आके लगा और वसीम की कमर में एक बहुत ज़्यादा गहरा ज़ख्म हो गया, जिसकी वजह से अब वसीम तड़पने लगा और वसीम समझ गया कि अब ये मेरा आखिरी वक्त है। उसके बाद उस औरत ने वो हथियार फेंक करके वसीम को उस दूसरे आदमी की जो लाश पड़ी हुई थी उसका खून चटा दिया। वसीम को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन वसीम कुछ भी नहीं कर सकता था और वसीम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वसीम का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में वो औरत उस जंगल की तरफ अंदर की तरफ चली गई और वसीम की निगाहें उसी तरफ थीं और काफ़ी देर हो गई वो औरत वहाँ से निकल के नहीं आई। इस वक्त वसीम की हालत बिल्कुल जिंदा लाश के जैसी थी। ना तो वसीम में भागने की ताकत थी और वसीम के कमर पे काफ़ी गहरा जख्म भी था, जिसकी वजह से वो दर्द से आवाज़ें निकाल रहा था। लेकिन उस जंगल में वसीम को सुनने वाला दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर वसीम ने देखा कि काफ़ी देर हो चुकी है उस औरत को उस जंगल में गए हुए, लेकिन अभी तक वो वहाँ से लौट कर नहीं आई थी। वसीम ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाई और वो उठ कर के किसी तरीके से खड़ा हो गया और वो कमर पर एक हाथ रख कर के अपने जख्म को दबाने लगा और वो धीरे धीरे अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाने लगा। इस वक्त वसीम चल तो रहा था, लेकिन वसीम को ये नहीं पता था कि वो किधर जा रहा है और कहाँ जा रहा है। कभी उसका कदम सीधा पड़ता, कभी दाईं तरफ पड़ता। वो एकदम लड़खड़ाते हुए चल रहा था। लेकिन अब वसीम को महसूस हुआ कि जैसे कि उसके साथ साथ कोई साया भी चल रहा है। वसीम ने अपने दाईं तरफ देखा तो उसको कोई नज़र नहीं आया, लेकिन उसे कुछ महसूस हो रहा था। फिर वसीम थोड़ा और आगे बढ़ा। उसने देखा कि उसके आगे कोई खड़ा हुआ है जो उसको सहारा देना चाहता है। वसीम ने उसका सहारा लिया, लेकिन अचानक ही वो वहाँ से गायब हो गया और वसीम किसी तरह वहाँ से चलते चलते काफ़ी दूर आ गया। उसके बाद एक जगह आकर वसीम गिर गया और बेहोश हो गया। फिर वसीम की आँख खुली तो वसीम ने अपने आप को एक एम्बुलेंस में पाया और 2 लोग उसके सामने बैठे हुए थे, लेकिन वसीम को ज़्यादा होश नहीं था, इसलिए उसने ये सब देखकर दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर लगभग 2 से 3 दिन के बाद वसीम को होश आ गया, लेकिन उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वसीम के सामने अगर कोई भी आता था तो वसीम उसी को देख करके चिल्लाने लगता था और कहता था कि मुझे छोड़ दो। वसीम पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगता था और कभी इस कोने में जाके छुपता था, कभी उस कोने में जाके छुपता था, कभी चीखता था, कभी चिल्लाता था। ये सब देखकर डॉक्टरों ने कहा कि शायद ये कोई पागल होए और इसको एक पागल खाने में भेजना ही सही रहेगा।
फिर उन लोगों ने एक बहुत बड़े पागल खाने में फ़ोन किया और वसीम को वहाँ से एक पागल खाने में शिफ्ट कर दिया। उस पागल खाने के अंदर भी वसीम का यही व्यवहार था। वसीम कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था, कुछ खाने पीने पर ध्यान नहीं रहता था और थक के वो एक जगह बैठ जाया करता था। इसी तरीके से 6-7 महीने जब गुज़र गए, उसके बाद वसीम का व्यवहार थोड़ा सा शांत दिखाई दिया। डॉक्टरों ने वसीम के बारे में जानने की कोशिश की और वसीम से पूछा कि तुम कौन हो। वसीम को कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है। वसीम यही कहता था कि वो यहाँ खड़ा है, वो इधर जा रहा है, वो उड़ रहा है, कोई छत में चिपका हुआ है। वसीम को अजीब अजीब चीज़ें दिखती थीं और वसीम अजीब अजीब हरकतें भी किया करता था। ये सब देख करके डॉक्टरों ने कहा इसको शायद अभी और ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जब 1 साल गुज़र गया, वसीम को अपने बारे में काफ़ी हद तक सब कुछ याद आ गया और वसीम को ये भी याद आ गया कि उसके साथ क्या हुआ था और उसने अपनी पूरी घटना डॉक्टर से बताई। लेकिन अब भी वसीम के साथ कुछ ऐसा घटता था जिसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ वसीम ही जानता था और वसीम ही विश्वास कर सकता था। कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता था। वसीम कहीं भी आता जाता था तो वसीम का कहना था कि उसके साथ साथ 2 लोग भी चलते हैं जिनकी आंखें नीली हैं, चेहरा पूरा जला हुआ है, एकदम काला। वसीम जब रात में सोता था तो वो दोनों उसके बेड के दोनों तरफ खड़े रहते थे और वसीम को घूर घूर कर देखते रहते थे, जिसकी वजह से वसीम हमेशा डर में जीता था। फिर एक दिन सुबह सुबह के वक्त डॉक्टर आए और उन्होंने वसीम से कहा कि हम आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं, हमारी तरफ से तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। वसीम वहाँ से डिस्चार्ज होकर सीधा अपने गांव के लिए रवाना हो गया। फिर वसीम अपने गांव पहुंच गया। वहां जाकर वो उन सभी लोगों से मिला। उसके घर वालों ने इतने दिनों बाद वसीम को देखा और देखते ही वो लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि वसीम शायद मर चुका है। फिर उन लोगों ने वसीम को घर में बिठाया और उससे पूछा कि तुम कहाँ थे, लेकिन वसीम तो कुछ और ही देख रहा था। वसीम ने देखा कि वसीम का सिर्फ एक ही बेटा था और उसके बेटे के दोनों तरफ 2 आदमी खड़े हुए हैं। जिस तरह के 2 आदमी वसीम के साथ खड़े थे, उसी तरह के 2 आदमी वसीम के बेटे के साथ खड़े हैं। फिर वसीम ने अपने बीवी को देखा और उसने क्या देखा कि वही औरत जो उस रात वसीम को दिखाई दी थी, उसी तरह की 2 औरतें वसीम की वाइफ के बराबर में खड़ी हैं। और वसीम ने देखा कि उसके घर में उसके घर वालों के अलावा काफ़ी सारे जले हुए कटे हुए लोग हैं जो कि घूर घूर कर उसके घर वालों को और वसीम को देख रहे हैं। ये सब देखकर वसीम का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया। वसीम रोने लगा। उसके घर वाले पूछने लगे कि तुम कुछ बताते क्यों नहीं, तुम रो क्यों रहे हो, कुछ तो बताओ हमसे। फिर वसीम समझ चुका था और इस तरीके से जीने की आदत वसीम को हो ही गई थी। इसलिए वसीम ने उन लोगों से सारी बातें बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और उस जंगल में मेरे साथ क्या हुआ, इतने दिन में कहाँ रहा और डॉक्टरों ने किस तरीके से उसकी दवाई और इलाज किया है। वसीम को अपने घर पर रहते हुए 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन उसने देखा कि उसके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। वसीम ने सोचा कि मेरे साथ इतनी बड़ी ये जो दुर्घटना हुई है, इसकी वजह से सारा ही परिवार गमगीन है और सब लोग डरे डरे रहते हैं। लेकिन एक दिन वसीम की आंखें खुल गईं। रात के वक्त उसका बेटा सो के जगा और उसने वसीम से बताया कि पापा मेरे साथ 2 भूत रहते हैं। वसीम समझ गया कि शायद मेरे बेटे को भी ये दोनों नज़र आते हैं।
फिर उसकी बीवी ने कहा कि क्या हुआ। वसीम ने अपनी बीवी को बताया कि मेरे बेटे को कोई 2 शख्स नज़र आते हैं। फिर उसकी बीवी रोने लगी और उसने कहा मेरे साथ भी 2 जली हुई औरतें रहती हैं और पहले मैं इनसे बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन अब मुझे इनसे डर नहीं लगता क्योंकि ये दोनों हमेशा मेरे साथ तो रहती हैं, लेकिन कभी मुझे डराती नहीं हैं, कभी मेरे साथ कुछ करती नहीं हैं, लेकिन हमेशा मेरे साथ रहती हैं। तुम सच बताओ कि तुम्हारे साथ और आगे क्या क्या हुआ था, कहीं तुम्हारी वजह से ही तो ये सब हमारे साथ नहीं हो रहा। फिर वसीम ने बताया कि मैं एक तंत्र विद्या सीखने जाता था और फिर उस आदमी ने मेरे साथ क्या क्या किया। वो मुझे जंगल लेकर गया और वो मेरी बलि देना चाहता था, लेकिन एक शैतान ने उसी की बलि ले ली और उसी रात से ये दोनों लोग मेरे साथ रहते हैं और शायद उसी रात से ये सभी लोग तुम्हारे साथ भी रहते हैं। उसकी बीवी ने बताया कि हम लोग कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते, हम काफ़ी दिनों से घर के अंदर ही रहते हैं और कोई पड़ोसी भी हमारे घर आता है तो हम उससे ज़्यादा देर तक बात नहीं करते। हम लोगों ने अपने आप को इसी घर में कैद कर लिया है। वसीम खुद परेशान था, तब तक वसीम को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वसीम ने देखा कि उसका पूरा परिवार परेशान है। अब वसीम ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना होगा जिसकी वजह से ये लोग हमारा साथ छोड़ दें और ये जो भी काली शक्तियाँ हैं ये सब हमसे दूर हो जाएं। फिर वसीम गांव के अंदर जो पुराने लोग रहते थे, बूढ़े बूढ़े लोगों के पास बैठने लगा और लोगों से भूत प्रेत की बातें बताता था और उनसे कहता था कि अगर ये लोग किसी को परेशान करते हैं तो इनका इलाज क्या है और कौन हमको इससे छुटकारा दिला सकता है। तो लोग अलग अलग बातें बताते थे, अलग अलग जगह वसीम को भेजते थे। वसीम जिस जगह भी जाने की कोशिश करता था तो वो लोग वसीम को उस जगह नहीं जाने देते थे। किसी ने बताया कि तुम इस गांव के बाहर एक दूसरा छोटा सा गांव है, वहाँ एक बहुत बड़े सूफ़ी जी रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ। ऐसी शैतानी ताकतों को वो लोगों से दूर कर देते हैं। वसीम उन सूफ़ी जी के पास जा ही रहा था कि आधे ही रास्ते में वो दोनों लोगों ने वसीम को नीचे गिराया और वसीम की दोनों टांगें पकड़कर खींचते हुए उसको दूसरी ओर फेंक दिया। वहाँ आसपास में गुजरते हुए लोगों ने देखा कि वसीम कैसे गिरा, जो कि घिसते हुए इतनी दूर जाके गिरा। तो उन लोगों को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि भला ऐसे भी कोई आदमी गिर सकता है, क्योंकि वो दोनों लोग सिर्फ वसीम को ही नज़र आते थे और किसी को भी नहीं। लेकिन वसीम हार नहीं माना और वसीम किसी भी तरीके से वहाँ जाना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने वसीम को उधर नहीं जाने दिया। वसीम अपने गांव से बाहर ही नहीं निकल पाया। फिर किसी शख्स ने वसीम से बताया कि हमारे गांव के अंदर ही एक छोटी सी मज़ार है, तुम उस मज़ार पे चले जाओ और जाकर बाबा से कहना तो तुम्हारी परेशानी वो दूर कर देंगे अगर तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो वसीम उस मज़ार की तरफ जाने की कोशिश कर ही रहा था कि वो दोनों जने वसीम के सामने आके खड़े हो गए और हंसने लगे और कहने लगे तुम नहीं जा सकते। वसीम उन दोनों के बीच से होकर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन दोनों ने वसीम को बिल्कुल भी उधर नहीं जाने दिया। अब वसीम समझ चुका था कि ये लोग मेरे आगे पीछे क्यों लगे हुए हैं, कि मैं किसी भी तरीके से ऐसी जगह ना जा सकूं कि इन लोगों से मुझे छुटकारा मिल जाए। और ज़रूर अब भी कुछ ना कुछ चल रहा है और शायद कुछ और ज़्यादा बुरा होने वाला है। इसलिए वसीम समझ गया कि मुझे कुछ भी करके इन लोगों से दूर जाना ही होगा और मुझे या तो सूफ़ी जी के पास जाना होगा या किसी न किसी मज़ार पे जाना होगा, तभी इन लोगों से मुझे छुटकारा मिल सकता है। फिर वसीम आए दिन कोशिश करता था कि वो किसी भी तरीके से या तो मज़ार पे पहुंच जाए या किसी भी तरीके से सूफ़ी जी के पास पहुंच जाए, लेकिन वो कभी भी उस गांव से बाहर निकल ही नहीं पाया। और उन लोगों ने अब वसीम को घर से बाहर
निकलने पर भी पाबंदी लगा दी। वो दोनों घर के गेट पर ही खड़े हो जाते थे और वसीम जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता था, वो लोग वसीम को खींचकर घर के अंदर फेंक देते थे। अब वो जो काले साए वसीम के साथ रहते थे और वसीम के घर पर रहते थे, वो सभी लोग समझ चुके थे कि वसीम कुछ भी करके या तो किसी सूफ़ी के पास जाएगा और या फिर किसी मज़ार पे जाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए अब उन लोगों ने वसीम को ज़्यादा से ज़्यादा तंग करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। अब वसीम अगर सोता था तो उसके बिस्तर में कहीं से खून आ जाया करता था। वसीम अगर नीचे उतरता था तो उसके जीनों पर खून पड़ा हुआ दिखाई देता था। उसके घर में कोने कोने में खून पड़ा रहता था, जिसको देखकर उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी और अब वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते थे। वसीम अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसने लगा कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। एक रोज़ वसीम सो कर उठा तो वसीम का बेटा वसीम के साथ ही सो रहा था, लेकिन जब वसीम की आँख खुली तो पलंग से नीचे वसीम का बेटा औंधे मुँह उसे गिरा हुआ मिला। उसके बेटे के सर में चोट लगी हुई थी, जिससे कि खून निकल रहा था। वसीम ने अपने बेटे का खून जल्दी से पोंछा और उसको पट्टी कर दी। वो समझ गया था कि इन्हीं लोगों की हरकत है। फिर एक दिन वसीम सो ही रहा था कि रात में अचानक ही उसकी बीवी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई और वो तुरंत ही उठकर अपनी बीवी के कमरे में गया। उसने वहाँ देखा उसकी बीवी उसके बेटे के साथ सो रही थी, लेकिन उस वक्त उसकी बीवी के सारे कपड़े फटे हुए थे और उसकी बीवी के बालों में आग लगी हुई थी। वसीम तुरंत जा कर के उसके बालों की आग बुझाने लगा और वसीम जब तक अपनी बीवी के पास पहुंचा तब तक वो आग अपने आप ही बुझ गई और उसके बाल एकदम सही सलामत थे और उसके कपड़े भी जो फटे हुए दिखाई दे रहे थे, फिर वो कपड़े भी सही हो गए। ये सब देखकर वसीम बहुत ज़्यादा डर गया और वो सोचने लगा कि अब इन लोगों से छुटकारा कैसे मिलेगा, और वसीम वहीं बैठकर रोने लगा। फिर आए दिन कुछ ना कुछ घटना उनके साथ रोज़ घटने लगी, जिसकी वजह से उनके घर में रोज़ाना चीखों पुकार की आवाज़ आती थी। अब ये चीखों पुकार की आवाज़ पड़ोसियों के घर में भी जाने लगी, जिसकी वजह से पड़ोसियों को भी पता चल गया कि इनके घर में कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा चल रहा है। अब वसीम के सभी पड़ोसी वसीम के घर की तरफ निगाह रखने लगे। सब लोग देखते रहते थे कि इनके घर से कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं, और जैसे ही कभी भी कोई भी आवाज़ आती थी तो पड़ोसी उनके घर में आते थे और देखते थे कि वो लोग रो रहे होते थे, लेकिन पड़ोसियों से कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि वो जो काली शक्तियाँ थीं उन्होंने वसीम से मना कर रखा था कि अगर वो किसी को भी कुछ भी बताएगा तो वो उसके बेटे को मार देंगे और उसके बाद उसकी बीवी को भी मार देंगे और उसके बाद वसीम को भी मार देंगे। ये सब सुनने के बाद वसीम किसी से कुछ भी नहीं कहता था और उसने अपनी बीवी से भी मना कर रखा था कि तुम्हें भी किसी को कुछ भी बताने की इजाज़त नहीं है। वो चुपचाप अपना काम किया करती थी और पड़ोसी उनसे पूछा करते थे कि आखिर क्या हुआ, लेकिन वो लोग इधर उधर के बहाने बता दिया करते थे। पड़ोसियों को कोई भी बात नहीं बताया करते थे। फिर एक दिन रात में वसीम की बीवी की आवाज़ बहुत ही तेज़ी से चिल्लाने की आई, जिसकी वजह से मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग जग गए और सभी लोग वसीम के घर की तरफ दौड़ते हुए चले आए। उन लोगों ने जैसे ही वसीम के घर का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि वसीम खड़ा हुआ है और सामने उसकी बीवी खड़ी है और दोनों एक दूसरे को देख करके रो रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उन दोनों की लड़ाई हुई है। ये सब देख करके मोहल्ले के लोगों ने उन्हें समझाया और कहा कि ऐसे आपस में मत लड़ा करो और वसीम तुम भी इन पर हाथ मत उठाया करो, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि इनके साथ क्या हुआ है। उस रात वसीम की बीवी सो रही थी और वसीम भी सो रहा था। अचानक ही वसीम की बीवी की जब आँख खुली तो वसीम की बीवी ने देखा
कि वसीम का सर कटा हुआ है और वसीम का सर अलग पड़ा है और वसीम अलग पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही वसीम की बीवी ज़ोरों से चिल्लाई और रोने लगी तो वसीम एकदम सही उठकर खड़ा हो गया और उसका सर भी उसके धड़ से जुड़ गया। ये सब देखकर वसीम की बीवी बहुत ज़्यादा डर गई थी और वह रो रही थी। और वसीम के घर की बातें मोहल्ले में बहुत ज़्यादा होने लगी और मोहल्ले के लोग कभी तो वसीम पर शक करते थे कि ये अपनी बीवी को मारता है और कभी वो अजीब अजीब बातें बनाया करते थे कि इनके घर में ऐसा क्या होता है कि ये लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। फिर एक दिन ये बात उस आदमी तक पहुंच गई जिस आदमी से वसीम ने पूछा था कि सूफ़ी जी कहाँ मिलेंगे। और उस आदमी ने बताया था कि सूफ़ी जी गांव के बाहर एक छोटा सा गांव है, उस गांव में रहते हैं और वही इस तरीके के काम करते हैं, भूत प्रेत से छुटकारा और शैतानों से छुटकारा। इस तरीके के काम सिर्फ वही कर सकते हैं या फिर तुमको मज़ार पे जाना होगा। तो उस आदमी को जब ये बात पता चली कि इस तरीके की आवाज़ें वसीम के घर से आती हैं तो वो तुरंत ही समझ गया कि वसीम के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। फिर वो आदमी उस गांव से बाहर जाकर उस गांव में गया जहां पर वो सूफ़ी जी रहते थे। वो आदमी उन सूफ़ी जी को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, उनसे थोड़े अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए वो उन सूफ़ी जी के पास गया और वहां जाने के बाद उन्होंने वो सारा माजरा बताया कि एक शख्स मेरे पास आया था और मैंने इस तरीके से आपके पास भेजा था, तो उसके साथ आपने क्या किया। सूफ़ी जी ने कहा, गांव से मेरे पास आए तो काफ़ी लोग हैं लेकिन इस नाम का मेरे पास कोई नहीं आया। फिर उस आदमी ने कहा कि हमारे गांव में शायद उस आदमी के साथ कुछ बुरा हो रहा है जिसको वो किसी से बता भी नहीं सकता क्योंकि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। शायद इसी वजह से वो किसी को नहीं बता रहा है। लेकिन मुझे लगता है वो आदमी बहुत परेशान है और उसके मोहल्ले वाले अजीब अजीब बातें बताते हैं कि कभी उसके घर से रोने की आवाज़ आती है, कभी उसकी बीवी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, कभी वसीम के रोने की आवाज़ आती है और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और कभी उसके बेटे के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। और वो लोग कभी घर से बाहर नहीं निकलते। उनका एक छोटा सा बेटा है, वो भी कभी घर से बाहर नहीं निकलता और वो हमेशा डरा हुआ रहता है। सूफ़ी जी ने कहा, शायद मुझे तुम्हारे गांव आना होगा। फिर उस आदमी ने कहा कि अगर आप आ सकते हैं तो आप ज़रूर आएँ। फिर सूफ़ी जी ने कहा कि ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हारे गांव आऊँगा और वहाँ आकर देखूँगा कि आखिर क्या माजरा है उस घर का। फिर एक दिन बाद ही सूफ़ी जी ने वहाँ से आने का बंदोबस्त कर लिया और फिर उस गांव में सूफ़ी जी आ गए और उस आदमी से आकर मिले। फिर उस आदमी ने वसीम का घर सूफ़ी जी को दिखाया। सूफ़ी जी दूर से देखते ही समझ गए कि इस घर में शायद कुछ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा कुछ चल रहा है। फिर सूफ़ी जी ने उस आदमी से कहा, तुम मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि ये जो भी चीज़ है ये बहुत ख़तरनाक है और ये तुमको भी मार सकती है। और सूफ़ी जी वसीम के घर के बाहर जाकर के वसीम को आवाज़ लगाने लगे। वसीम ने दरवाज़ा नहीं खोला। सूफ़ी जी को वो सारी काली शक्तियाँ नज़र आ रही थी और वो सभी लोग सूफ़ी जी से कह रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। वो समझ गए और वो कहने लगे कि मुझे सिर्फ़ वसीम से मिलना है और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। किसी तरीके से सूफ़ी जी वसीम के दरवाज़े के पास गए और जाकर उन्होंने दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से कुंडी बजानी शुरू कर दी। काफ़ी देर के बाद वसीम ने दरवाज़ा खोला और देखा सूफ़ी जी को और कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। वसीम का चेहरा पूरा काला था क्योंकि काफ़ी दिनों से वो घर से बाहर भी नहीं निकला था और वो बहुत परेशान भी रहा करता था। सूफ़ी जी ने कहा कि बेटे, एक बार तुम घर से बाहर आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर वसीम घर से बाहर आ गया और सूफ़ी जी से कहा कि बताओ तुम कौन हो। सूफ़ी जी ने कहा, बेटे, मुझे सब कुछ पता है और मुझे सब कुछ दिखता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अगर तुम
घर से बाहर ना निकले तो शायद तुम कभी घर से बाहर नहीं निकलोगे और अपने बेटे और बीवी को भी खो दोगे। अपने बेटे और बीवी को तुम उनके हाल पर छोड़ दो और तुम मेरे साथ चलो। तो वसीम ने कहा, मुझे कहाँ जाना होगा? तो सूफ़ी जी कहने लगे, हमें कहीं बहुत दूर जाना है और अपने बीवी और बेटे को तुम छोड़ दो और मेरे साथ चलो। फिर वसीम रोने लगा, कहने लगा कि ये लोग मेरे बेटे और बीवी को छोड़ेंगे नहीं, ये उन्हें जान से मार देंगे। सूफ़ी जी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, वो कुछ भी नहीं कर सकते और वो कुछ भी नहीं करेंगे। बस थोड़े दिन की बात है, जिस तरीके से तुमने इतने दिन काट दिए, बस कुछ दिन और इन लोगों के साथ काट दो, उसके बाद मैं तुम्हें इन लोगों से छुटकारा दिला दूँगा। वसीम ने ये बात सुनी और उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई और उसने कहा कि बाबा, क्या तुम इन लोगों से मुझे छुटकारा दिला सकते हो? तो उसने कहा, मैं बिल्कुल दिला सकता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। वसीम ने कहा कि ठीक है, तुम कुछ देर मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाद वसीम दौड़ते हुए घर के अंदर गया और उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें थोड़े दिन मेरे बगैर रहना होगा और मेरे बेटे का ख्याल रखना, और जब मैं वापस आऊँगा तो ये सब कुछ नहीं होगा और हम इन लोगों से निजात पा लेंगे। उसकी बीवी ने कहा कि अगर हम इन लोगों से निजात पा लेंगे तो तुम्हें जहाँ भी जाना है और जितने दिन के लिए भी जाना है तुम चले जाओ, लेकिन किसी भी तरीके से मुझे और अपने बेटे को इन लोगों से बचा लो। फिर वसीम जैसे ही घर के बाहर आया तो उन लोगों ने वसीम को उठाकर बहुत तेज़ी से ज़मीन में पटक दिया, जिसकी वजह से वसीम बेहोश हो गया। फिर सूफ़ी जी उस घर के अंदर आ गए और उन्होंने वसीम का हाथ पकड़ा और बेहोशी की हालत में ही वसीम को घसीटते हुए घर से बाहर ले आए। फिर मोहल्ले के लोगों ने वसीम को देखा तो उन लोगों ने वसीम को किसी तरीके से होश में लेकर के आए, वसीम को पानी पिलाया और उसके बाद सूफ़ी जी ने वसीम का हाथ अपने हाथ से बांध लिया और कहा कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। वसीम के घर के जितने भी काले काले लोग थे, काली शक्तियाँ थीं, वो सब वसीम के चारों तरफ घेरा बना के खड़े हो गए और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। ये सारा मंज़र गांव वालों को नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वसीम ये सब देख सकता था और वो सूफ़ी जी ये सब कुछ देख सकते थे। फिर उन लोगों ने कहा सूफ़ी जी से कि अगर तुम इस गांव से बाहर वसीम को लेकर गए तो हम तुम्हें भी मार देंगे। उन्होंने कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और फिर वो वसीम को लेकर के चलने लगे आगे आगे, और वसीम भी उनके साथ ही साथ चलने लगा। वो सारी काली शक्ति कभी तो उनके रास्ते में कांटे बिछा देते थे, कभी कीचड़ हो जाता था, कभी आग लगने लग जाती थी, लेकिन वो लोग रुके नहीं और वो उसी तरीके से सीधा सीधा आगे की तरफ चलते चले गए। जब उन लोगों के कदम उस कीचड़ में पड़ते तो वहाँ कीचड़ नहीं होता था, वो साफ़ ज़मीन होती थी। जब उन लोगों के कदम उस आग में पड़ते थे तो वो आग वहाँ से बुझ जाया करती थी और वहाँ सीधा रास्ता बन जाया करता था। ऐसे होते करते वो लोग ट्रेन में बैठे और फिर वहाँ से आगे जा कर के वो लोग बस में बैठे, और फिर सूफ़ी जी दोबारा से वसीम को उसी घने जंगल के पास ले आए जिस जगह वसीम के साथ ये सब कुछ हुआ था। वो जंगल देखते ही वसीम समझ गया कि ये वही जगह है जहाँ ये सब कुछ हुआ था। फिर उसने सूफ़ी जी से बताया कि ये वही जगह है जहाँ मेरे साथ पूरी घटना घटी थी। सूफ़ी जी ने कहा कि अब तुम मुझे छोड़ना मत, मेरे साथ ही रहना, कहीं भी मुझसे दूर मत होना, क्योंकि अगर तुम मुझसे दूर हुए तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। फिर वसीम ने बहुत ही हैरानी से सूफ़ी जी से पूछा कि आपको कैसे पता कि ये वही जगह है जहाँ मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था, और तुम इतनी दूर से सीधा मुझे यहाँ तक कैसे ले आए? सूफ़ी जी ने कहा कि तुम्हें मैं लेकर नहीं आया हूँ, हमें लाने वाले यही शैतान लोग हैं और मैं इन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चल रहा हूँ। जिस तरफ ये लोग इशारा करते हैं मैं उसी तरफ चलता हूँ, मतलब कि जिस तरफ ये लोग हमें जाने से रोकते हैं हम उसी तरफ चलते चले आ रहे हैं, और अब भी ये लोग हमें रोक रहे हैं।
और जिस तरफ ये हमको जाने का इशारा देते हैं हम उस तरफ नहीं जाते। ये हमें गलत दिशा दिखाते हैं कि हमें उस तरफ जाना चाहिए, लेकिन हम उस तरफ जाएंगे जिस तरफ जाने से ये लोग हमें रोकते हैं। और फिर वो सारी काली शक्तियाँ सूफ़ी जी के सामने आके खड़ी हो गईं और वसीम के सामने आके खड़ी हो गईं, लेकिन वो ना तो वसीम को छू पा रहे थे ना ही सूफ़ी जी को छू पा रहे थे, क्योंकि सूफ़ी जी भी बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए इंसान थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, जिसकी वजह से वो लोग सूफ़ी जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। अब सूफ़ी जी वसीम से कहने लगे कि बिल्कुल भी कदम पीछे मत बढ़ाना और आगे की तरफ चलते रहो। देखते ही देखते वसीम उस जगह आ गया जिस जगह वसीम एक बहुत बड़े कीचड़ के भरे गड्ढे में आकर गिरा था, और वसीम ने सूफ़ी जी को बताया कि ये वही गड्ढा है जहाँ उस रात में आकर के गिरा था। और फिर सूफ़ी जी ने कहा, बस चुपचाप आगे की तरफ चलते रहो, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और हम उस जगह पहुंचने ही वाले हैं। देखते ही देखते वो दोनों जने बहुत ही ज़्यादा घने जंगल के बीचों बीच में पहुंच गए। फिर अचानक ही वसीम कहने लगा, सूफ़ी जी हम उस जगह पहुंच गए, ये वही जगह है जहां पर एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ था और अभी भी यहां पर उसका कुछ निशान है। ये सेम वही जगह है और इसी जगह उस आदमी की गर्दन कटी हुई पड़ी थी और यहाँ उसका शरीर पड़ा हुआ था। सूफ़ी जी ने कहा कि तुम जानते हो ना ये वही जगह है? तो वसीम ने कहा, हाँ ये वही जगह है। उसके बाद अचानक ही वो सारे काली शक्ति वहाँ से गायब हो गई। फिर सूफ़ी जी उस सर्कल के बीचों बीच में जा कर के बैठ गए और वहाँ बैठकर वो कुछ पढ़ने लगे। साथ में उन्होंने वसीम को भी अपने सामने बिठाया और वो कुछ पढ़ने लगे और वसीम के ऊपर फूंकने लगे, जिसकी वजह से वसीम को अपनी तबीयत में कुछ सुधार सा महसूस होने लगा। उसके बाद सूफ़ी जी उस जगह पर कुछ ढूंढने लगे। वसीम ने उनसे पूछा कि आप क्या देख रहे हैं? फिर सूफ़ी जी ने बताया कि यहाँ पर छोटी छोटी सी हड्डियाँ ज़मीन में दबी होंगी। तो वसीम ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, वो व्यक्ति जो मुझे यहाँ लेकर आया था उसने इस सर्कल के चारों तरफ लगभग 5 से 7 हड्डियाँ दफनाई थी। फिर सूफ़ी जी ने कहा हमें जल्दी से जल्दी वो हड्डियाँ निकालनी होंगी। फिर वो एक तरफ वसीम उन हड्डियों को ढूंढने लगा, दूसरी तरफ सूफ़ी जी ढूंढने लगे। कुछ ही देर में वसीम को 4-5 हड्डियाँ मिल गई और सूफ़ी जी को भी कुछ हड्डियाँ मिल गई। सूफ़ी जी ने कहा बस इतनी ही काफ़ी हैं, और उन्होंने वो हड्डियाँ उस सर्कल के बीचों बीच में रख दी और फिर एक काले से धागे से उन सभी हड्डियों को चारों तरफ से रख कर बांध दिया। और फिर सूफ़ी जी ने देखा कि एक जगह जली हुई सी मिट्टी पड़ी थी और वसीम से पूछा क्या उस आदमी ने कोई आग जलाई थी? तो वसीम ने कहा कि हाँ आग इस जगह पर ही जल रही थी। तो सूफ़ी जी ने उसी जगह की थोड़ी सी मिट्टी उठा करके उन हड्डियों के ऊपर डाल दी। उसके बाद जिस जगह वो आग जल रही थी वसीम को बिल्कुल उसी जगह सूफ़ी जी ने खड़ा कर दिया और कहा अब तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी होगी वसीम। वसीम ने कहा कैसे हिम्मत? उन्होंने कहा कि वो काली शक्तियाँ तुम्हारे पास आएंगी और तुम्हें इस जगह से खींच करके बाहर करने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ से हिलना नहीं है और तुम्हें बहुत डरावनी आवाज़ें देंगी और शायद तुम्हारे परिवार का कोई इंसान भी तुम्हारे पास आए और तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें अलग करने की कोशिश करे। शायद वो तुम्हारा बेटा भी हो सकता है। ये हर शक्ल में तुम्हारे सामने आएंगे, बस तुम्हें इसी जगह पर खड़े रहना है जब तक मैं यहाँ से तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें अलग ना करूँ, तब तक तुम इस जगह से मत हटना। उसके बाद वसीम उस जगह खड़ा हो गया और सूफ़ी जी सामने जाकर बैठ गए और वो कुछ पढ़ने लगे। अचानक ही वसीम के सामने उसका बेटा आया और वो रोने लगा और वो पापा पापा कहकर वसीम को बुलाने लगा, लेकिन वसीम को पता था कि मुझे इस जगह से हटना नहीं है। वसीम उस जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। फिर अचानक ही
वही काली शक्तियाँ आई और 4 लोगों ने उसके बेटे को पकड़ा और उठाकर उस जगह लिटाल कर फिर उसका गला वसीम के सामने काटने लगे। वसीम ने ये सब कुछ देखा, लेकिन वसीम अपनी जगह से नहीं हिला। उसके बाद उसकी बीवी को पकड़ के कुछ लोग लेकर के आए और वसीम के सामने लिटाल कर उसकी बीवी का भी गला काट दिया। ये सब कुछ वसीम देखता रहा, लेकिन वहाँ से नहीं हिला। उसके बाद वो लोग ज़ोर ज़ोर से वसीम के पीछे हंसने लगे, उसके सामने खड़े होकर हंसने लगे और काफ़ी देर तक यही सब कुछ होता रहा। वसीम खड़ा था, अपनी बीवी को देख रहा था, अपने बेटे को देख रहा था और रोए जा रहा था, लेकिन उस जगह से बिल्कुल भी नहीं हटा। कुछ देर में सूफ़ी जी खड़े होकर आए और उन्होंने वसीम का हाथ पकड़ा और वसीम को कहा कि जिस तरफ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ तुम्हें उस तरफ देखना नहीं है, बस उल्टे पाँव तुम्हें पीछे की तरफ चलते रहना है। और वसीम उल्टा चलने लगा और पूरे सर्किल की तरफ सूफ़ी जी 7 बार उसे चक्कर लगवा दिया। जब वसीम ने पूरे 7 चक्कर पूरे कर लिए, उसके बाद वसीम उसी जगह आकर खड़ा हो गया और उसने देखा कि उस जगह ना तो उसका बेटा था ना उसकी बीवी थी, वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके हैं। उसके बाद सूफ़ी जी ने कहा, बस थोड़ी सी हिम्मत तुम्हें और करनी है वसीम, अब हमें इस जंगल से बाहर निकलना है और तुम्हें ये लोग पीछे से आवाज़ देंगे और जो कुछ अभी तुम्हारे सामने हुआ है ये सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी पीछे पलट कर नहीं देखना है और सिर्फ आगे की तरफ देखते हुए चलते रहना है। ये तुम्हें हर तरीके से आवाज़ देंगे, लेकिन तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये सब कुछ कह करके सूफ़ी जी ने वसीम के दोनों हाथ आगे को जुड़वा करके और दोनों हाथों को काले धागे से लपेट दिया और कहने लगे, जब तक ये धागा अपने आप ना खुल जाए तब तक तुम्हें मेरे साथ चलते रहना होगा। फिर सूफ़ी जी चलने लगे और उनके साथ साथ वसीम भी जंगल से बाहर की ओर चलने लगे। दोनों लोग चलते चलते काफ़ी दूर तक निकल गए और वो सारी काली शक्तियाँ वसीम के पीछे से वसीम को आवाज़ दे रही थी। कभी कोई वसीम के कंधे पे हाथ मारता, कभी कोई वसीम के सर पे पीछे से हाथ मारता और कभी वसीम को उसके बेटे की आवाज़ पीछे से आती, कभी उसकी बीवी की आवाज़ आती, लेकिन वसीम पीछे बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। काफ़ी देर हो चुकी थी उन लोगों को चलते हुए, लेकिन ये सब डरावना माहौल उनके पीछे चल ही रहा था। अचानक ही वसीम ने क्या देखा कि उसके हाथ में जो काला धागा था वो उसके हाथ से खुलकर एक जगह पर गिर गया और वसीम वहीं रुक गया। सूफ़ी जी ने कहा कि इस धागे को यहीं पड़ा रहने दो और तुम आगे बढ़ो। वसीम आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते उसने क्या देखा कि वो जंगल के काफ़ी किनारे पर आ चुके हैं और जंगल से बाहर निकलने ही वाले हैं। फिर अचानक ही पीछे से एक बहुत ज़ोरों से चीखती चिल्लाती हुई आवाज़ आई और वही औरत जो उस रात वसीम को मिली थी वो उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और उसने बहुत ही डरावनी आवाज़ में वसीम से कहा, आज तो तुम्हें किसी ने बचा लिया, आगे तुम कभी भी मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मार दूंगी। ये सब कहने लगी और वसीम ये सब सुन ही रहा था। सूफ़ी जी हंसने लगे और कहने लगे, वसीम तुम चलते रहो, अब ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, अब तुम पीछे पलट के भी देख सकते हो। वसीम ने पीछे पलट कर देखा तो उसे पीछे कुछ भी नज़र नहीं आया और सब कुछ खाली खाली पीछे पड़ा हुआ था। अब सूफ़ी जी वसीम को लेकर गांव आ गए। जब गांव में वसीम पहुंचा, वो दौड़ते हुए अपने घर की तरफ गया और उसने वहां जाकर क्या देखा कि उसका बेटा घर के बाहर खेल रहा है और उसकी बीवी घर के अंदर कुछ काम कर रही है। उसकी बीवी ने जैसे ही वसीम को देखा, वो वसीम को देखकर खुश हो गई और वसीम ने कहा कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ। उसकी बीवी ने बताया, जब तुम यहाँ से गए तो वो सारी बला तुम्हारे साथ ही चली गई और घर में तब से सुकून है और हमारा बेटा भी ठीक है। ये सब देखकर वसीम बहुत खुश हुआ। वो घर से बाहर आया और उसने सूफ़ी जी को शुक्रिया कहा और कहा कि तुमने मेरी बहुत मदद की। सूफ़ी जी ने कहा, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, तुम्हारी मदद तो गांव के उस आदमी ने करी है जो मुझ तक तुम्हारा पैगाम लेकर के आया था। फिर सूफ़ी जी गांव से चले गए और वसीम अपने परिवार के साथ बहुत खुश है और आराम से अपनी लाइफ जी रहा है।
कहानी बहुत लंबी थी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।